हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम 5 सितंबर जो कि सेकंड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश के मीन्स 25 और 25 आज करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने लगभग 7 शिफ्ट के क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन पोस्ट कर दिए हैं। अभी तक उन सभी को आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें, मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अभी अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है तो इस लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने अटेम्प्ट भी कर लिया तो इसको एज अ मॉक जरूर लगाएं। तो अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्लोज टेस्ट का लिया है, क्योंकि अभी जो एमटीएस में क्लोज टेस्ट का ट्रेंड चल रहा है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश ही ऐसा फैक्टर है जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। और क्लोज टेस्ट में आपको पता होना चाहिए पूरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे कोई समझौता नहीं है, कोई टॉपिक आया ना है, बट क्लोज टेस्ट बहुत मैंडेटरी, ये जरूर आ रहा है। इस वजह से आज सबसे पहले हमने इस शिफ्ट के क्लोज टेस्ट को लिया है। तो अभी सबसे पहले हम चलेंगे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्लोज टेस्ट आए हुए थे उन सभी को हम एक सेपरेट वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है क्लोज टेस्ट से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोज टेस्ट से आता है। तो सबसे पहले आपको मैंने तरीका क्या बताया था कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें तो उसको अच्छी तरीके से पूरा रीड करें। ऐसा नहीं कि आपने फिलर देखा और तुरंत कोई ऑप्शन चूज कर लिया, अगर ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको अच्छे से इसको रीड करना है। रीड करने के बाद उसके सेंस को समझना है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन लगेगा और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि 2-3 ऑप्शन आपको एकदम पास दिखते रहेंगे, तो उसमें से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो फिल करना रहेगा। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कब आपको पता चलेगा? जब आप क्लोज टेस्ट में से किसी 2 वर्ड का कनेक्शन एक में जोड़ देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ क्या वर्ड आना चाहिए। तो चलिए पहले क्लोज टेस्ट को अच्छे से रीड करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग भी समझते हैं। तो कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ कोई कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई मैसेज होगा जिसे कन्वे करना होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ बात की जा रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर than just exchanging information. It is about understanding the emotion and intentions the information. मतलब कह रहा है कि एक जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो है क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या? वो है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो दोनों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक अच्छे ढंग से एक्सचेंज हो, आपस में बदली जाए या एक दूसरे से ट्रांसफर की जाए, तब एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। जैसे कभी 2 दोस्त बात करते हैं तब उनकी दोस्ती क्यों है? क्योंकि उनके जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग है वो बहुत ही अच्छी और बेटर लेवल की है। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशंस। वही ना कि ये क्या है, एक जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या है, उसके इमोशन को समझना, उसके इंटेंशन को समझना, तभी आप उस तरीके से बात कर पाएंगे। जैसे कोई किसी सैडनेस की बात कर रहा और कुछ आप और बताए जा रहे हैं उसको, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ठीक है ना? और नेक्स्ट पैसेज कह रहा है कि एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज यू नीड टू आल्सो। मतलब एज वेल एज एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, मतलब अगर आप कोई भी मैसेज किसी को ट्रांसफर या किसी को कन्वे कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? यू नीड टू आल्सो डैश इन अ वे दैट गेन्स फुल मीनिंग ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड एंड मेक्स द अदर पर्सन फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको एक अच्छा मैसेज कन्वे करना है तो आपको ये जरूर इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये आपको गेन करना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है और वो पर्सन क्या फील कर रहा, क्या समझ रहा, क्या सुन रहा। इस सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? द अदर पर्सन फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसी कैटेगरी में आता है ना कि आप अगले को अच्छे से समझा पा रहे हैं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, आप बोले जा रहे हैं, अगर वो सुन नहीं रहा तो दिस इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो फॉर मेनी ऑफ अस, हम में से कईयों के लिए, हम में से बहुत से लोगों के लिए, कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम स्किल्स। मतलब हम लोग में से कई लोगों के लिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत ही सफाई से और बहुत ही प्रभावी ढंग से, क्लियरली एंड इफेक्टिवली, इसके लिए क्या रिक्वायर होता है?
हम लोग को लर्निंग करना चाहिए, कोई स्किल ऐसी जिससे ये हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सके। कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको अच्छे स्किल सीखने पड़ेंगे, तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, किड्स, बॉस और कोवर्कर्स। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप किसके थ्रू अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं। वो आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका बॉस भी हो सकता है, आपके साथ सहकर्मी भी हो सकते हैं। लर्निंग दीज स्किल्स कैन योर कनेक्शन टू अदर्स बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। मतलब इन सारी स्किल को सीखने के बाद जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक क्लियरली कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उन सभी को सीखने के लिए ये आपको ये स्किल जरूर सीखनी चाहिए, ताकि आपका कनेक्शन जिससे आप कन्वे करना चाह रहे हो उससे एक बेटर बन सके। फिर कह रहे हैं बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जिसमें क्या मजबूत होता है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट एक बनता है, एंड टीम वर्क, और टीम वर्क भी इसमें इफेक्टिव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। तो ये हुआ, क्या कह रहा है कि एंड टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पर आपको ये काम करना होता है। अगर आप किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप ये चारों तरफ से आपको इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, टीम वर्क में हेल्प करता है, और सोशल और इमोशनल हेल्थ को भी ये इम्पैक्ट करता है। अब चलिए ऑप्शन समझते हैं। कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन। अब ऑप्शन दिया हुआ है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एबव, बिलो। अब देखिए, अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें कह रहा है द इमोशंस एंड इंटेंशंस। चलिए पहले इन फ्रंट ऑफ को लेते हैं हम। इन फ्रंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के सामने नहीं होता, किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं, किसी इंफॉर्मेशन के नीचे बिलो तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशंस बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसके थ्रू आप उसके इंटेंशंस और उसके इमोशंस को समझ सकते हैं, जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो अच्छी। ये इसका कहने का सेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड फिलर देखते हैं हम। सेकेंड फिलर में क्या कह रहा है कि एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज यू नीड टू ऑल्सो, आपको इसकी भी जरूरत है। अगर आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं तो इसकी भी जरूरत है कि आप सिर्फ बोले ही ना, बल्कि यू नीड टू ऑल्सो लिसन in way that gains the full meaning of what's being said and make the person feel heard and understood। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक कन्वर्जेशन, अच्छी कन्वर्जेशन का मतलब यह है कि आप सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं, आपको एक गुड लिसनर भी होना पड़ेगा। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। थिंक नहीं हो सकता, यहाँ थिंक से रिलेटेड कोई वैसी बात ही नहीं। यू नीड टू आल्सो थिंक इन अ वे दैट गेन्स नॉलेज। टॉक नहीं हो सकता, टॉक की तो बात चल ही रही है। स्पीक नहीं हो सकता, स्पीक मतलब बोलना होता है, मतलब बोले जाना ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको सुनना भी है, साथ में बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इन अ वे दैट गेन्स फुल मीनिंग्स ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड एंड मेक्स द अदर पर्सन फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। फॉर मेनी ऑफ अस कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश स्किल। क्या सम बोरिंग स्किल? आप कोई बोरिंग स्किल सीख लेंगे तब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। क्या आप कोई ट्रिवियल सीख लेंगे तब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी? क्या वेस्टफुल? नहीं, इम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, पहले इसको समझिए। ट्रिवियल मीन्स यहाँ आपका हो जाएगा तुच्छ, जिसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। या इसका अदर आप कह सकते हैं माइनर। बोरिंग उबाऊ हो जाएगा, वेस्टफुल फिजूल खर्ची होता है, एक्स्ट्रावेगेंट इनएफिशिएंट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट स्किल की बात की जा रही है। चलिए पहले इसका ये वाला जो है बिहाइंड देखिए, पोजीशन एट द बैक ऑफ समथिंग, मतलब जब किसी चीज़ की पोजीशन, कोई चीज़ पीछे होती है तब उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। तो किसके पीछे? इंफॉर्मेशन के पीछे, बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ क्या है? लोकेटेड अहेड और बिफोर समथिंग, ठीक है ना। एबव क्या है?
मैं शॉर्ट में आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, सिचुएटेड एट अ हायर लेवल देन समथिंग एल्स, बेलो लोकेटेड एट अ लोअर लेवल, ये हायर लेवल के लिए, ये लोअर लेवल के लिए, ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 4 के लिए हम पढ़ते हैं इसको, whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss or co-workers, learning these skill can क्या, देखिए हैम्पर मतलब क्या होता है जानते हैं आप? हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना किसी चीज में, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है ना, या इम्पीड, ये हो गया। ट्रिविलाइज, ट्रिवियल का मीनिंग आपको मैंने बताया ही था, तुच्छ या इनसिग्निफिकेंट। डिस्टर्ब, परेशान करना। डीपेन, डीपेन मीन्स होता है गहरा करना, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाना। इंटेंसीफाइंग करना या स्ट्रेंथिंग करना। डीपेन का क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाइंग या स्ट्रेंथिंग, ठीक ना, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि लर्निंग दी स्किल कैन डीपन योर कनेक्शन टू अदर। जब कनेक्शन की बात की जा रही तो आपका जब कनेक्शन किसी से जुड़ता है तो वो बहुत गहरा होता है ना, तो यहाँ कनेक्शन की बात की जा रही है, तो वो कनेक्शन गहरा ही होगा, कोई हैम्पर नहीं होगा, कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई तुच्छ नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो गहरा होगा, ये है। चलिए ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लास्ट फिलर की तरफ हम चलते हैं। कैन डीपन योर कनेक्शन टू अदर्स, बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डैश टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क क्या करेगा? देखिए ये पहले तो यहाँ कहा बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, यहाँ बिल्ड की बात की। अब इसके बाद एंड से जो कनेक्टेड वर्ड है वो बिल्ड से ही रिलेटेड कुछ आएगा। बिल्ड मतलब होता है एकदम मजबूत करना, किसी चीज को बनाना। तो जब यहाँ टीम वर्क की बात आ रही तो ये टीम वर्क हमेशा इंप्रूव करना ही आएगा, ठीक है ना। अब मैंने पहले आपको मीनिंग बताई, हैम्पर मीन्स होता है किसी चीज में बाधा पहुंचाना, बाधा डालना, ठीक है ना। इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है ना। हेस्टन मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, ठीक है ना, त्वरित करना, एक्सीलरेट या एक्सपेडाइट। इंप्रूव मीन्स होता है सुधारना, इनहेंस या बेटर करना, ठीक है ना। इंप्रूव टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। चलिए अब अदर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस शिफ्ट में आया हुआ था वो आया हुआ है इरर से। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इरर में सबसे पहले आपको टेंस देखना है, कौन सा टेंस है, क्या जितने भी सेगमेंट दिए हुए हैं सारे एक टेंस में हैं कि या नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। बट यहाँ पे आपको देखिए क्लियरली कह रहा है कि इसमें स्पेलिंग इरर है, तो आपको टेंशन देखने की जरूरत नहीं है, आप बस स्पेलिंग इरर सर्च करिए कि स्पेलिंग इरर क्या है। सेवरल, और मैं तो कहूँगा आप सेंटेंस मत पढ़िए, डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। जब स्पेलिंग एरर आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। सेवरल डेज लेटर, सेवरल ठीक लिखा, ही रिसीव्ड, RECEIVED होता है, ठीक है ना। बट कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से बात करने की बात की जा रही है, तो जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग होती है COMM, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका एरर पोर्शन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कह रहा है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसे विडोवर कहते हैं, ठीक है ना, विडोवर। एसेटिक किसे कहते हैं? एसेटिक वो पर्सन है, पहले इसको ध्यान से सुनिए, ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस सीवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेन फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, मतलब जो ज्यादा दुनियावी चीजें, मतलब सांसारिक चीजों से दूर हो, उसे एसेटिक कहते हैं। विडो किसे कहते हैं? विडो और विडोवर दो चीज होता है। अगर यहाँ होता ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड तो यहाँ क्या हो जाता? विडो हो जाता। बट ए मैन हुज वाइफ इज डेड तो उसके लिए क्या होगा? विडोवर होगा। बैचलर, बैचलर मीन्स होता है अनमैरिड, जिसने शादी ना की हो। ए मैन हु हैज नेवर बीन मैरिड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन से है, इसको इंप्रूवमेंट आपको करना है इसमें, ठीक है ना। अंडरलाइंड वर्ड दिए हुए हैं, इसको इंप्रूव करना है। कह रहा नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। तो नो सूनर, नो सूनर के साथ आपको पता होगा हमेशा देन का यूज होता है। अब ये देखिए ये किस टेंस में है, मैंने कहा था ना सबसे पहले टेंस आपको चेक करना है। तो टेंस में है ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो डिड के साथ कभी भी V2 नहीं आता, V2 नहीं आएगा, डिड के साथ V1 आएगा, फिनिश फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही फिनिश, इसमें V1 है, डिड के साथ V1 है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है, नो सूनर देन ही फिनिश, नहीं देन तो आएगा ही नहीं, नो सूनर के बाद देन कहाँ से आ जाएगा। नो सूनर देन ही डिड फिनिश, डिड भी आया, फिनिश भी आया, नहीं गलत है। नो सूनर हैड ही फिनिश, नहीं हैड के साथ V3 आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी इरर से है। अब देखिए इसमें बहुत ही माइनर इरर है और इसमें नो इरर का भी ऑप्शन नहीं है, तो इरर आपको ढूंढना ही है हर हाल में। कह रहा है कि दे विल स्टार्ट दियर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, मतलब कह रहा है कि वे अपनी यात्रा को शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ये बताइए, क्या किसी भी ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले, लंच से पहले हम कभी भी आर्टिकल का, वो भी डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ एकदम नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। अगर ये कोई ब्रेकफास्ट कोई स्पेसिफाइड करता होता किसी चीज़ को कि हाँ वो ब्रेकफास्ट जो मैंने उस होटल में किया था वो मुझे आज भी याद है, ठीक है ना, वो अगर आप कोई एकदम एग्जैक्ट बताते होते या कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट होता तो उसके लिए हम दा का यूज़ करते। तो यहाँ दा का यूज़ इनअप्रोप्रिएट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे विल स्टार्ट दियर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से बताना है आपको। होलनेस पूरा का पूरा, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग ओवर रिएक्ट कर जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। लेजेंडरी, लेजेंडरी, अब बताइए ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है। मैं बस आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लेजेंडरी की स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखता हूँ कितने लोगों को ये आती है। और देखिए चीटिंग मत करिएगा, जो जेन्युइनली आपको आएगी वो टाइप करिएगा, ठीक है ना, वो जरूर टाइप करिएगा। इंक्लूसिव की स्पेलिंग बिल्कुल सही, इंक्लूसिव का अपोजिट एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एंटोनिम से पूछा है। ह्यूमन का एंटोनिम बताना है आपको, ह्यूमन का एंटोनिम बताना है। ह्यूमन मीन्स होता है मानवता, ह्यूमन मीन्स मानव होता है, जब यहाँ ई लगा देंगे तो इसका मतलब ह्यूमन मीन्स मानवता होता है, दयालुता जिसे कहते हैं। प्राउड मीन्स होता है गौरवान्वित या गर्वित, एरोगेंट जिसे कहते हैं। काइंड, काइंड होता है दयालु। कंपैशनेट या बेनिवोलेंट, इसको याद रखिएगा, कंपैशनेट या बेनिवोलेंट, ये हो जाएगा दयालु। क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता है, हार्श या ब्रुचल, जो बहुत ही क्रूर हो, ठीक है ना। इम्परफेक्ट मीन्स जिसमें फ्लॉ हो, इनकम्प्लीट हो, उसे इम्परफेक्ट कहते हैं। तो ह्यूमन का अगर ये दयालुता है तो इसका क्या हो जाएगा, क्रूएल्टी हो जाएगा, क्रूएल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रूएल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, एक ही वर्ड दिया हुआ है और उसमें स्पेलिंग आपको चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले प्रिवेंशन दिया हुआ है। प्रिवेंशन, ये बताइए प्रिवेंशन किस चीज़ से बना है, प्रिवेंशन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। प्रिवेंट से बना हुआ है, तो सबसे पहले आप प्रिवेंट की स्पेलिंग लिखिए, PREVENT, प्रिवेंट। अब इसमें प्रिवेंशन लगाना है तो आपको पता होगा ION हम लिख देते हैं, तो ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। इस तरह आपको सॉल्व करना है पेपर, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रेक्टिफाई करना है इसको। अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ऑप्शन में बदल बदल के दिए जाएंगे और इसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो ही इज़ गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। तो सबसे पहले टेंस देखना है, टेंस यहाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ देन आ रहा है ना, यहाँ देन दिया गया है, तो हमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, ना कि पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं आता। तो देखिए रेक्टिफाई क्या करना आएगा, ही इज़ गुड, इज़ गुड को हम इज़ बेटर करेंगे तभी यहाँ देन आप लगा सकते हैं। तो देन को रेक्टिफाई नहीं करना, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इज़ गुड की जगह इज़ बेटर करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ बेटर एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है एंटोनिम बताना है आपको, फिलर से पूछा गया है और एक ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसी का आपको एंटोनिम बताना है। कह रहा है द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडल वर्कर हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। आइडल, ये बताओ कंपनी को कैसे वर्कर चाहिए, क्या बहुत ही थके मांदे जो कुछ कर ना पाए, बिल्कुल एकदम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, नहीं, ऐसे वर्कर नहीं चाहिए।
कैसे वर्कर चाहिए, एकदम जो काम करने वाला हो, जो बहुत ही मेहनती हो, वैसे वर्कर को कंपनी चाहती है। तो हमेशा देखिए आइडल, आइडल मीन्स होता है बहुत सुस्त, बहुत ही थका मांदा सा, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है एसिडुअस, बहुत ही मेहनत करने वाला, मेहनती। कोय मीन्स होता है मॉडेस्ट या बेस्टफुल, जिसे हम शर्मीला कहते हैं। कैलस मीन्स होता है निर्दयी, जिसे हम बहुत ही मतलब जैसे कैलस कहते हैं ना, इनसेंसिटिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और सोबर, सोबर क्या होता है, सोबर होता है बहुत गंभीर, सीरियस। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिलीजेंट, जो बहुत ही मेहनती हो। इसका आप दो सिनोनिम जरूर लिखिएगा, कैलस का और सोबर का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। एक सेंटेंस दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, उसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। कह रहा है कि ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखिए उस पैसेज में भी बात आई थी किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने की, और यहाँ भी वही वन वर्ड पूछ लिया है। तो आसान है यार, ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग टू इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन आ काम वॉइस। डिक्टेट करना ना, टीच करना नहीं, स्पीक करना जब आप कुछ बोल रहे हैं। स्पेल करना, स्पेल मीन्स होता है किसी चीज़ की स्पेलिंग करना, या इसका एक और मीनिंग होता है, बट इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा, टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब हो जाएगा स्पीक करना। जब आप बोलेंगे तभी तो जाके कुछ कन्वे होगा, वो तो बाद में कन्वे होगा ना, पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। तो टू से समथिंग, कुछ बोलना। नेक्स्ट ऑप्शन इडियम से आया हुआ है। सेंटेंस में आपको अंडरलाइन वर्ड किए रहेंगे और उसमें आपको इडियम बताने हैं कि उस इडियम की मीनिंग क्या है। कह रहा है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैशेट। अब मान लीजिए आपको इस इडियम की मीनिंग नहीं पता और आपको बताना भी है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ किसी दो फैमिली की लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है, राइवलरी चल रही थी, अभी तक तनातनी बहुत चल रही थी, बट अब उन दोनों फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया। क्या? अब क्या डिसाइड करेंगे यार मिलकर, जब इतने दिन से झगड़े चल रहे थे, कि अब इस झगड़े को खत्म किया जाए और हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहे हैं पास में, ठीक है ना। अगर आसपास पड़ोस में घर है तो ठीक है यार, क्यों लड़ाई झगड़ा करना। तो कह रहा है कि टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली। इसका मतलब ये होता है बरी द हैशेट, टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली, लड़ाई झगड़े को खत्म करना और आपस में दोस्ताना बढ़ाना। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इरर से है, और इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है। तो टेंस तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट दिया है, बट इसका जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको पता होगा डिड के साथ हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। तो इसमें वही इरर दिया हुआ है, डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो डिड हर फ्रेंड गो टू स्कूल यस्टरडे, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। वेंट टू की जगह आपको गो टू करना है। नेक्स्ट नंबर 13 है हमारा, इसमें से आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक बेटर वर्ड इसकी जगह। कह रहा कि द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ट बाय द पॉल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना। यमुना में जो पॉल्यूटेड वाटर जा रहे हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही गंभीर चिंता पब्लिक हेल्थ, सोसाइटियल हेल्थ के लिए जाहिर की है। एक खतरा बताया है, एक डेंजर बताया है, एक थ्रेट बताया है। तो क्या आएगा यहाँ, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग। वार्निंग कैसे आ गया, वार्निंग मतलब किसी चीज़ की चेतावनी देना। यहाँ चेतावनी नहीं दी जा रही, यहाँ एक ऑफिशियली नोटिस निकाली गई जिसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही चिंता जाहिर की है। किसके? पब्लिक हेल्थ, जो सिविक हेल्थ है, जो लोगों की हेल्थ है, उनके कंसर्न के लिए। तो ये जो पॉल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना है, ये उन लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही खतरा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। थ्रेट मीन्स होता है डेंजर, खतरा बना रहना, खतरा बरकरार रहना। प्लेग नहीं होगा, नोटिस कोई बात ही नहीं, पेरिल हैजार्डस होता है, कोई मतलब नहीं इसका। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। नेक्स्ट 14 नंबर का है, ये भी ग्रामेटिकल एरर इसमें पूछा गया है, और इससे पहले की जो शिफ्ट आई थी आपको याद होगा, उसमें सेम क्वेश्चन तो नहीं था बट सेम कॉन्सेप्ट जरूर लगे थे। हार्डली का मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए इसमें कह रहा है कि मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली।
हार्डली मतलब क्या है यार? हार्डली मतलब होता है बहुत मुश्किल से। ये निगेटिव सेंस यहाँ दे रहा, कह रहा मोहन जो है सबके द्वारा सम्मानित किया जाता है, मोहन की बहुत इज्जत है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही मेहनत करता है। तो इसमें इरर पार्ट क्या हो जाएगा? हार्डली हो जाएगा। यहाँ होना क्या चाहिए? हार्ड, HARD, हार्ड आना चाहिए। बहुत ही वह मेहनत करता है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इडियम से है। इडियम की आपको मीनिंग बतानी है, सिंपल इडियम है, डे एंड नाइट, रात और दिन। तो अगर आप कुछ रात और दिन काम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? लगातार कर रहे हैं ना, कोई चीज़ लगातार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कोई चीज़ क्लम्सली है, क्लम्सली मतलब क्या होता है? अकुशलता से, ऑकवर्डली या अनग्रेसफुल। ठीक है ना? और इसका क्या मतलब होगा? एडवर्सली, एडवर्सली मीन्स होता है विपरीत स्थिति में, निगेटिवली या अनफेवरेबली। डिलीजेंटली आपको पता होगा, डिलीजेंट अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, बहुत ही मेहनत करने वाला, एसिडुअस। ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो डे एंड नाइट मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली, लगातार किसी चीज़ को करते रहना। नेक्स्ट है एंटोनिम से है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम आपको बताना है कि क्या होगा। ह्यूमिलिटी, देखिए पहले इसके ऑप्शन को समझिए। शाइनेस, शाइनेस मीन्स क्या होता है? टिमिडिटी, टिमिडिटी मीन्स क्या होता है? एरोगेंस, ये भी मैं बताता हूँ आपको। ओबेडियंस, ओबेडियंस मीन्स होता है आज्ञारिता, आज्ञाकारिता, जो आज्ञा मानने वाला हो। कॉम्प्लियंस जिसे कहते हैं, जिसे सबमिशन कहते हैं। साइनेस होता है शर्मीला। टिमिडिटी मीन्स होती है कायरता। एरोगेंस मीन्स होती है, एरोगेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा नकचढ़ा टाइप का, एरोगेंट जिसे कहते हैं। तो ये ह्यूमिलिटी का एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें भी एरर है और इसमें बहुत ही अच्छी एरर है यार। इस लेवल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। चलिए समझते हैं पहले। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांसर टीचर हैड अराइव्ड। देखिए दो सेंटेंस दिए गए हैं। एक पहला सेंटेंस दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। तो आवर डांस टीचर हैव अराइव्ड मतलब क्या कह रहा है कि पहले इसका मतलब समझिए। ये कह रहा है कि दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, लगभग वो 1 घंटे से डांस कर रही थी जब वो टीचर पहुंचा वहां। तब जो काम पहले शुरू हो चुका रहता है उसके साथ तो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। बट जो काम उस शुरू होने के बाद शुरू होता है उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हेड नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, व्हेन आवर डांस टीचर अराइव्ड। ये हेड नहीं यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फिलर से पूछा गया है और फिलर में आपको एक बढ़िया सा इडियम भरना है। वो भी किसके? जो आपको सेंटेंस में सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इडियम फिल करना है। कह रहा है कि जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर। कह रहा है जेन प्लीज हमको फेरी टेल्स मत बताओ, मैं बस ये एकदम रियल मैटर सुनना चाहता हूँ। तुम घुमा फिरा कर मुझे मत बताओ, कहानियाँ मत बताओ, मैं एकदम रियल मैटर सुनना चाहता हूँ। तो जब वो रियल मैटर सुनना चाहेगा तो कैसे सुनना चाहेगा? कहेगा बस मुझे कुछ शब्दों में बता दो कि हुआ क्या था। तो इन द कोल्ड, इन द कोल्ड पहले ऑप्शन को समझिए आप। इन द कोल्ड मीन्स होता है बीइंग निग्लेक्टेड और आइसोलेटेड या विदाउट हेल्प और सपोर्ट, मतलब किसी भी सपोर्ट के आपको उस परेशानी में छोड़ देना। इन द कोल्ड इसका मतलब ये हुआ। इन अ फोर्टनाइट, इन अ फोर्टनाइट होता है, देखिए फोर्टनाइट को समझिएगा, फोर्टनाइट इज द पीरियड ऑफ 14 डेज। ठीक है ना? फोर्टनाइट उसे कहते हैं। तो पीरियड ऑफ 2 वीक हो जाएगा, 14 डेज हो जाएगा। तो 1 वीक 7 डेज, सेकेंड वीक 7 डेज इक्वल टू 14 डेज। तो इसका क्या मतलब हो गया? पीरियड ऑफ 2 वीक्स, पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है ना? इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है लॉन्गर टर्म में जो चीज़ चलता हो, जो बहुत ही एक्सटेंडेड हो। ठीक है ना? एक्सटेंडेड इन टाइम।
और इन अ नटशेल इसका मतलब होता है ब्रीफली और कंसाइसली, मेन पॉइंट पर किसी चीज को बताना, मेन टॉपिक पर घुमा फिरा कर बात ना करना, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब निकला, यहाँ ये कह रहा है कि जेन प्लीज डोंट टेल मी फेयरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल। मैं बहुत ही कंसाइज और ब्रीफली ये सुनना चाहता हूँ कि रियल मैटर हुआ क्या। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अंडरलाइन ईडियम किया हुआ है एक सेंटेंस में, उसका मीनिंग आपको बताना है। द शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड टायर्ड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। कह रहा है कि शॉपकीपर की बात की जा रही है, तो जनरली आप इस सेंटेंस से ये सेंस निकालिएगा, शॉपकीपर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान होता है, बहुत ही ओवर स्मार्टनेस से वर्क करता है। तो स्लाई एज अ फॉक्स, और फॉक्स क्या है, वो भी बहुत ही लोमड़ी चालाक होती है। तो स्लाई एज अ फॉक्स सीधा सीधा मतलब निकल रहा है यार, स्मार्ट एंड क्लेवर। स्लो नहीं होगा, सस्पिशियस नहीं होगा, इन कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्ड एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड। ऑप्शन में दिया हुआ आइडेंटिटी, प्लेस, सेल्फ, नेम। तो देखिए कार्ड, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो जब बिल्डिंग में किसी के द्वारा एंट्री की जाती है तो वो क्या दिखाने को कहता है। आप लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, वहाँ आपका क्या चेक होता है, कॉलेज जाते हैं आप, वहाँ का क्या चेक होता है, आप जब एग्ज़ाम देने जाता है आपका वहाँ क्या चेक हो जाता है, तो आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है। तो वही सिक्योरिटी गार्ड ही मांग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने अथॉरिटी थोड़ी आ जाएगी कि वो आपका हर चीज़ जानने लगे, वो सिर्फ आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा जो वहाँ का बना हुआ होगा। तो कह रहा है भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो दियर कार्ड। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड, टू शो दियर आइडेंटिटी कार्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन मैंने क्लोज टेस्ट के करवाए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इससे पहले मैंने 6 से 7 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उनको ज़रूर जाकर देखें, ठीक है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट इसमें अच्छे से समझिएगा आप। तो आगे मैं बहुत से प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए, आपको और वीडियोस चाहिए, तो कौन सी टॉपिक पे मैं बनाऊँ इसका कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और बैक टू बैक क्विजेस चल ही रही है, टेलीग्राम पर भी क्विज जा रही है, यूट्यूब पर भी क्विज कम्युनिटी पोस्ट हो रही है। तो मिलते हैं आपके साथ यार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।